हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आई होप आपने डिटर्मिनेंट का जो CUCD के लिए मैंने एक बेसिक कंसेप्ट डाला था वो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सारा का सारा डिटर्मिनेंट ना बड़े अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह रिवाइज कर ली होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डिटर्मिनेंट में बहुत रोल है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छी तरह से आती होंगी तो आप बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से नहीं आती होंगी तो फिर आपको लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो MCQ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लो, समझ लो। नहीं देखा है तो एज़ यूजुअल आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको मिल नहीं रहा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाओ, देख लो, समझ लो डिटर्मिनेंट को। उसके बाद फिर इस वीडियो पर आना, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उनको साथ साथ करने की कोशिश करना। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 27 के बराबर है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आंसर हो सकता है हमारा गलत हो जाए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 2/2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू x माइनस 4, फिर माइनस का साइन, और -2 को इससे करेंगे तो -12x इक्वल्स टू 27। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 3x² माइनस 12x, ये बनेगा +12x इक्वल्स टू 27। इससे ये हो गया कैंसिल। 3 से उसको डिवाइड करोगे तो x² आ गया हमारे पास 9 के बराबर, x की वैल्यू आ गई +-3। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि यार कि x जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो आंसर हमारा बनेगा x इक्वल्स टू 3। जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम छोड़ देंगे, तो आंसर हमारा बना x इक्वल्स टू 3। आगे कहता है कि ये मैट्रिक्स जो है कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है, वो ये कह रहा है आपको। तो अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकाल के इसको 0 के बराबर पुट करो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या वो तरीका लग सकता है, नहीं लग सकता। देखो यहाँ पर जो रेशोज़ आ रही है ना, यहाँ पर अगर आप नंबर देखो, जैसे यहाँ 1 1 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ में से कुछ पुट करके देखूँ और रेशो मेरी बराबर बनती है तो यानी वही हमारा आंसर बनेगा। क्योंकि अगर रेशो बराबर आ जाए या किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल आ जाए तो भी हमारा डिटरमिनेंट 0 होता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 है, पहले मैं 3 को पुट करके देखूँ यहाँ इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ क्या बना 1 3 9 1 3, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 9। तो देखो 2 रो आइडेंटिकल आ गई तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। यानी अगर हम वैल्यू 3 पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि -3 से तो बनेगा ही नहीं। -3 से यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ +9 आ जाएगा, तो रेशो बराबर नहीं आएगी। तो मतलब इन तीनों में से ही हमारा आंसर है। अब 3 क्योंकि यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पर इनके अलावा एक 6 है और एक 3/2 है। तो इन दोनों को पुट करके देख लो क्या इससे आइडेंटिकल बनता है कुछ। तो यहाँ पर इसको तो छोड़ो, अब 6 यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1 3 9 1 6 36 4 6 9। इन दोनों की रेशो तो बराबर आ नहीं रही। इन दोनों की देख लो क्या इन दोनों की बराबर आ रही है, ये 1/4 है, ये 1/1 है, ये भी नहीं आ रही है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब इसको और चेक कर लेते हैं, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। अब 3/2 अगर हम रख के देखेंगे यहाँ पर तो बनेगा 1 3 9 1 3/2 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4। अब पहले दोनों को अगर रो को देखोगे तो वहाँ से तो आइडेंटिकल नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं रो 2 और रो 3 को देखूँ तो 1/4, यहाँ से 3 से 6 कैंसिल होगा तो 1/4 बनेगा, यहाँ से भी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बनेगा। तो इन दोनों रेशो को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी प्रोपोर्शनल आ रही है, मतलब इससे भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो मतलब यही हमारा आंसर है। तो इस अप्रोच से भी आप जा सकते हो। अगर ऐसा नहीं बनता है तो फिर आप प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल के देखो भाई 0 बराबर किससे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये दो बातें होती हैं अगर नॉन सिंगुलर लिखा हुआ आता है तो अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऐसा तो नहीं होता। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि भाई चाहे आप डिटर्मिनेंट ये निकालो चाहे ये निकालो बराबर होता है।
यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल्स टू दे रहा है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगती इसमें ये बनता है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अलग अलग कर देंगे। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इसके बराबर ही होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नॉट इक्वल्स टू है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट का इनवर्स कर दो, बात एक ही रहती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था यहाँ, लेकिन साइन इसने दिया है नॉट इक्वल्स टू। अगर इन तीनों में इक्वल्स टू लग जाता तो इनमें से कोई हमारा आंसर बनता। अब यहाँ पर ये कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह अगर मैं लिख लूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों बराबर होते ही हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बराबर होते ही हमने समझा था अभी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जो इसका आंसर आएगा ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है और यही हमारा आंसर है। फोर्थ में कहता है ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर बात यहाँ पर आ गई नॉन सिंगुलर, मतलब यही है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर लिख लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर लिख लो, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। और एडजॉइंट उसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो ऑर्डर यहाँ पर 3 है तो 3 - 1 मतलब 2 आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। वो पूछ रहा है कौन सी ठीक नहीं है, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। इन्वर्स का इन्वर्स करते हो तो वापस ए आ जाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं तो बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर ये खाली सिंगुलर वर्ड होता तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक होती। यहाँ पर क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आई आता है, आई को बी से करोगे तो बी बनेगा, इधर से सी बनेगा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये कह रहा है बराबर नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है आपको कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू आई देन ए इनवर्स। ए क्यूब आई के बराबर है तो इन्वर्स आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ए क्यूब आई के बराबर हमने रखा, अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इन्वर्स से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको इसके बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से -3 कॉमन निकालो क्योंकि ये मैट्रिक्स है, अंदर बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये क्या बना, ये बना -3i। अब ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला अगर आपको ध्यान हो तो इसका ये फार्मूला होता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होता है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यानी यहाँ पर जो -3 है ये किसका काम कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है, तो ये हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ही बता रहा है, तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, ठीक है, नंबर तो होता है, एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स के साथ नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ कह रहा है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यस यही हमारा आंसर है। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है, तो यही हमारा आंसर है। द मैट्रिक्स दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है।
अब यहाँ पर अगर रेशो वेशो वाला सीन हम देखो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था, तो यहाँ से कुछ ऐसा रेशो का सीन नहीं बन रहा, तो यहाँ पर बेटर है कि आप डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, रो 2 से ही निकाल लेते हैं क्योंकि बीच में एक जीरो है। तो ये एलिमेंट लेंगे तो माइनस साइन के साथ लेंगे, ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया हमने, -4 -3 -7। फिर हमने ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसके आगे भी माइनस साइन आएगा, ये और ये छोड़ दिया हमने, 2 -1, ये आ गया 1। डिटरमिनेंट आई होप आप सबको अच्छे तरीके से निकालना आता है, इसलिए मैं एक एक स्टेप डिटरमिनेंट निकालते समय एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, आपने निकाल लिया होगा। तो ये 7 लैम्डा हो गया, ये -7 और जाके +7 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो आंसर आ गया हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में कहता है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। ये है -A इंटू में A ट्रांसपोज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप यहाँ पर ये लगाओ कि अगर K इंटू A होता है तो इस स्केलर को बाहर निकालते हैं तो जितना ऑर्डर होता है उतनी ये पावर में चला जाता है। ऑर्डर है इसका n। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3 और स्केलर क्या है, यहाँ पर स्केलर है -1। तो ये -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, अंदर रह गया ये। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ A भी होता है तो ये इसके बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी से आप इन दोनों को अलग कर दो, ये तो -1 आ गया, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब ये भी प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को हम डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस ही लगा देता हूँ, बस आगे ऐसे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 2, उसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, नेगेटिव साइन के साथ आएगा यानी -4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10th में कहता है द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये ऑर्डर का ध्यान रखना है इसमें। ऑर्डर अगर आपके पास ऑड होता है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3/3 की होती है, 5/5 तक तो खैर हमें वैसे भी जाना नहीं है, तो मेन हमारा पर्पस है 3/3। अगर 3/3 आपके पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर डिटरमिनेंट उसका 0 के बराबर होगा तो उसका इन्वर्स निकालने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। इन्वर्स निकालेंगे कैसे, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आएगा। लेकिन कब होता है, जब ऑर्डर उसका ऑड होता है। इवन ऑर्डर में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है, लेकिन ऑड में कंफर्म है कि 0 ही आएगा। तो यहाँ से अब अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे इसका, तो डिटरमिनेंट तो वो तो निकलेगा ही नहीं, इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं, तो आंसर बनेगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट देन द वैल्यू ऑफ के। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको दिया हुआ होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हो गया ये, हमारे पास वर्टेक्स के आगे 1 -1 -4 के -3 -5 और यहाँ पर लेते हैं 1 1 1। तो जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर 24, तो आपको दोनों साइन लेके चलने हैं, +b और -b। अब इस 2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 1 इसको छोड़ा k + 5, यहाँ पर माइनस साइन के साथ लेंगे तो +1 हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे आएगा -4 + 3 यानी -1। फिर लास्ट में आए यहाँ से 1, इसको और इसको छोड़ेंगे आएगा 20 + 3k इक्वल्स टू ±48। 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करो, ये तो k + 5 रहेगा, इधर से -1, इधर से आ जाएगा 20 प्लस में 3k, तो ये बना k और 3k 4k, 5 - 1 4, 4 + 24 20 मतलब 24। 4 आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ रह जाएगा k + 6 और 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा आपके पास 12। अब ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर लो, k + 6 = 12 करो एक बार और k + 6 = -12 करो। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे 6 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे -18 आएगी, तो 6 - 18 यानी ऑप्शन बनेगा आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए 9 दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो 2 की पावर कितनी आएगी, जितना इसका ऑर्डर होगा। अंदर रह गया हमारे पास ये, अब 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे। 2 की पावर 3 मतलब बन गया 8। इसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। n मतलब वही ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर आ जाएगा 81 और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 648 यानी ऑप्शन बन गया हमारा ए। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 में कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 द वैल्यू ऑफ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा उसी की तरह है लेकिन वहां पर ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज है तो इसमें क्या करो, पहले तो आप 2 को बाहर निकालो, पावर कितनी है 3, ये आ गया। अब इसका जो डिटरमिनेंट होता है ये किसके बराबर होता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, रिजल्ट तो बराबर ही होता है। तो हमने यहाँ पर पुट करा इसको 5 को, तो 8 5 जा 40, आंसर आ गया आपका डी। उसके बाद 14th क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है, आपको ये फाइंड करना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है, मतलब इसमें भी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था इसी तरीके का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 हमने बाहर निकाला, अंदर बचेगा सारा इसमें i। तो ये जो फार्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें -2। अब आपसे ये पूछा गया ये, तो ये पूछा है तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर बनेगी 2। अब यहाँ पर कितना है -2, -2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, आंसर बनेगा आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे -2 इंटू में ए, के इंटू में ए, तो फिर वही स्केलर बाहर निकालेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, जितना उसका ऑर्डर होगा। ये रह गया डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों तरफ से ख़त्म, यहाँ पर आ गया -8, तो के की वैल्यू बनी -8, यानी आंसर बनेगा आपका ए। 16 में कहता है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर -1 इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के। के इसमें कहाँ पर है भाई, के तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, फिर क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, ए इनवर्स, यहाँ पर पावर में इसके के दिया हुआ है तो इसको ठीक कर लेंगे हम, यहाँ पर के दिया हुआ है इधर, तो ये इसके बराबर है। कह रहा है कि भाई के की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर अगर इस पावर को हम बाहर ले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, ए की पावर, ए इनवर्स को हम अंदर ले आते हैं, ए इनवर्स का स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा, और ये क्या हमारे पास ए इनवर्स की पावर के। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, यानी आंसर बनेगा हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 इंटू में ए इनवर्स डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लो क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 5, तो इसकी वैल्यू होगी 1/5। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ने वाली है, देखो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो स्केलर क्वांटिटी है पहले इसको बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3, तो ये ऑर्डर इसका 3 है, अंदर रह जाएगा हमारे पास ये, और इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 1/5, तो ये आ जाएगा -8 इंटू 1/5, आंसर आ गया -8/5, यानी ऑप्शन बन गया हमारा सी। 17 का ऑप्शन बन गया सी।
18 पे आते हैं, कहता है कि इफ़ ए इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए आई जे डिनोट को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन ए। यहाँ पर ए आई जे कैपिटल होना चाहिए क्योंकि को फैक्टर जो डिनोट करते हैं उसमें कैपिटल आता है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फैक्टर से हम कब निकाल सकते हैं, जब हम जिस रो के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो सिंपल आपको ये देखना है कि भाई कहाँ पर एलिमेंट और को फैक्टर दोनों सेम है। तो हमने देखा भाई को यहाँ पर A11, यहाँ A12, यहाँ 13, तो यहीं से हमारा डिटरमिनेंट निकलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये डिटरमिनेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, डिटरमिनेंट नहीं आएगा। यहाँ भी चेंज हो रहा है, डिटरमिनेंट इससे नहीं आएगा। तो डिटरमिनेंट हमारा तभी आएगा जब एलिमेंट भी सेम हो और उसी प्लेस का को फैक्टर हो, उनको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड, यानी चेंज नहीं हो। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो, वो हमें ढूंढना है। कौन सी सिचुएशन होती है, अगर हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है, तो ऑल्टर हो गया यहाँ पर। अगर हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है, यानी यहाँ भी ऑल्टर हो रहा है। एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। वही नंबर से आपको डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ चौथा जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारे पास, इसमें कह रहा है कि टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज एडेड इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम। जैसे मान लो आप रो 1 को चेंज कर रहे हो, तो ये कह रहा है इस रो 1 के अंदर आप k टाइम्स ऑफ रो 2 कर दो या रो 3 कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हमारा आंसर है। बाकी तीनों में फ़र्क पड़ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, कहीं ट्रू ट्रू करते जाओ आप। नॉट ट्रू पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए डिटरमिनेंट सेम होता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होती है क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो k की पावर 3 आ जाएगी बाहर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन नावेर वे इक्वल को फैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। यही स्टेटमेंट हमारी ये स्टेटमेंट मतलब ट्रू है। हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये कह रहा है कि भाई माइनर और को फैक्टर कभी बराबर नहीं हो सकते। बराबर होते हैं, किसी किसी में बराबर होते हैं, किसी में माइनस साइन का फ़र्क होता है, लेकिन बराबर होते हैं। तो यही स्टेटमेंट हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू इसकी पूछी है। अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली सॉल्व मत करना, पहले कॉमन निकालो। यहाँ पहले वाला कॉलम है, इसमें 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। दूसरा कॉलम है, उसमें से 2 की पावर 3 कॉमन आ गया। तीसरे कॉलम में से 2 की पावर 4 कॉमन आ गया। बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा 1 2 2 का स्क्वायर, 1 2 2 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कॉलम या तीनों ही कॉलम यहाँ तो आइडेंटिकल हैं। अगर कॉलम के सारे एलिमेंट सेम आ जाएं तो डिटरमिनेंट होता है 0। तो यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, ये अगर 0 हो गया तो आंसर भी आपका 0 ही बनेगा। इफ़ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड दिस इक्वल्स टू 0 देन, अब हमें इसको सॉल्व करके ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो आप क्या करो, ये जो डिटरमिनेंट है या -1 से ना इसको सेपरेट कर लो, 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो इसे। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। फिर बीच में यहाँ पर क्योंकि तीनों में माइनस है तो माइनस का साइन लगा दो। तो बाकी पहले जो 2 कॉलम है जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की होती है उसके अकॉर्डिंग भाई इनको तो आपको सेम रखना है। बस यहाँ पर आ जाएगा ये 1 1 1, 2 डिटरमिनेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जो पहला डिटरमिनेंट है इसमें से देखो आप ए कॉमन निकाल दो, इसमें से बी कॉमन निकाल दो, इसमें से सी कॉमन निकाल दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इधर कर लेते हैं। ए बी सी हमने कॉमन निकाल दिया तो ये बना यहाँ पर 1 ए स्क्वायर, ये बनेगा 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस उसका फ़र्क है। अगर हम देखो यहाँ से इसको हम इधर लेकर आ जाएं, रो 1 और रो 3 को चेंज कर लें आपस में, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में चेंज कर लें, तो ये पहले प्लेस पर आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा और जो साइन है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। और रो 1 कॉलम 1 को मैंने कॉलम 3 से इंटरचेंज कर लिया, तो 1 1 1 इधर आ गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए बी सी चला गया लास्ट में। अभी लेकिन अभी भी हमारा सही हिसाब किताब नहीं बना।
तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को और चेंज कर लेते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक बार फिर से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फिर से इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन फिर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारा 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये दोनों डिटरमिनेंट आपके ना सेम हो गए। अब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए तो इसको कॉमन निकाल दो। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये निकल गया कॉमन, और यहाँ से बचा ए बी सी, यहाँ से बचा -1 और इक्वल्स टू में 0 है क्योंकि यहाँ पर 0 इसने दे रखा था, तो सबके साथ आपको 0 लगाना ही है पूरा सॉल्व करोगे तो। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इस फैक्टर से हमारा काम बन जाएगा। ए बी सी -1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए बी सी की वैल्यू 1 दी हुई है, और कहीं किसी ऑप्शन में आपको ए बी सी नहीं दे रखा तो और हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज दिस। अब इनवर्स निकालने का देखो तरीका, एक तो ये होता है कि जो आंसर है, आंसर को मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन के साथ तो आइडेंटिटी आ जाए। एक तरीका तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉपर मेथड पे जाना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकलेगा, तब आके इन्वर्स निकलेगा। तो बेटर तरीका यही रहेगा कि हम यहाँ पर चेक कर लें कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर डिटरमिनेंट इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आई के बराबर आ रहा है। देखो अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ 2 0 0 0 3 0 0 0 4, इसको मल्टीप्लाई में अगर इस पहले वाली से करके देखूँ, यहाँ बाहर 24 है, ठीक है, 1/2 0 0। इसी से चेक करते हैं, पहले एक से ही चेक करते हैं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ गया, लेकिन जो 24 आ रहा है इस 24 की वजह से ये 1/24 बनेगा, खाली 1 नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 0 0, ये दिया हुआ आपको 1/24 2 0 0। पहले इसी को चेक करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, और 4 को 1/24 से डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हीं से पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, और 2 को 24 से डिवाइड करोगे तो भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। बच गया सिर्फ ये। चेक कर लेते हैं भाई, ये अगर बच गया तो इससे क्या बात बनेगी हमारी। तो हमने इसको रख के देखा, यहाँ पर क्या है 1/2 0 0। अब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब पहले वाला तो हमारा बन रहा है, तो मतलब आगे भी बनने के चांसेस है, लिख लो। अब देखो मल्टीप्लाई करके 2 को इससे करा 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0। अब हम यहाँ से करेंगे, देखो 2 सेकंड रो को करो, यहाँ से करेंगे 0, ये आ जाएगा 0, ये 0, मतलब यहाँ पर 0 आएगा। फिर इसको करोगे आप 0, ये 1, ये 1 बनेगा, बाकी सब 0 बनेंगे, वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ से 0 करोगे आप, ये 0 0 0, फिर यहाँ से करोगे 0 0, यहाँ से करेंगे तो 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी हमारा इससे बन रहा है, तो यही हमारा सही आंसर है। तो अब ये तरीका यूज़ करोगे तो आपको छोटा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसके अंदर ए आपको ये दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आपको 27 दिया हुआ है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब अगर आप 27 है तो इसका मतलब 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 3। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो ये क्या बनेगा आपके पास α² - 4। इसको इधर ले जाओगे, ये आ जाएगा 7, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा +-√7। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ये बन जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 24 में। उसके बाद चलते हैं 25 पर। इसमें कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म A = 0 इज ए m/m मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। m/m का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और Ax = 0 आपको दिया हुआ है। अब Ax = 0 का मतलब यहाँ पर जब 0 आ गया तो इसका मतलब जो तीनों एलिमेंट होंगे कांस्टेंट वाले वो 0 होंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी होमोजेनियस।
अब होमोजीनियस इक्वेशन में दो ही सॉल्यूशन आते हैं हमारे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कब आता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आए, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें x भी 0 आता है, ट्राइवल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, y भी 0 आता है और z भी 0 आता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और वो इनफाइनाइट में नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि जीरो तो यहीं पर ही आएगा तीनों को। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको होमोजीनियस इक्वेशन है, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पर कह रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यानी तीनों के तीनों जीरो नहीं आएंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब आएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यानी ये हमारा सी ऑप्शन इसमें बनेगा। ये एनटीए की जो मॉक टेस्ट था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है 26 में, कहता है लेट ए बी जे स्क्वायर। ये आगे 3-4 क्वेश्चन जो है सारे एनटीए के मॉक टेस्ट में उन्होंने दिए हुए थे। तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n देन के डिटर्मिनेंट ऑफ के। तो इसका फार्मूला हम कई क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं कि ऑर्डर जितना होता है उतनी बार के बाहर आ जाता है, तो मतलब ऑप्शन आपका बन गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट आर कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप निकालेंगे तो आ गया 1 3 3 9 0 के 1 1 1। तो इस 2 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 उधर जाके क्योंकि 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करो इस कॉलम से। तो पहले हमने लिया 1, इसको और इसको छोड़ा हमने 9 माइनस के, फिर ये वाली टर्म लेंगे तो विद नेगेटिव साइन, इसको और इसको छोड़ेंगे आ जाएगा 3 माइनस के। तो यहाँ पर आया 9 माइनस के, यहाँ पर आ गया -9 और प्लस में 3 के। तो 3 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, 2 के इक्वल्स टू 0, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27। 28 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 के बराबर आ जाए, तब सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर लो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 3 -1 -2। उसके बाद यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है तो x की जगह तो 0, y का कोफिशिएंट आ गया 2 और इधर से आ गया -k, इधर से आ गया 3, y का हो गया -5, z का नहीं है तो ये आ गया 0। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे कॉलम 1 से ही सॉल्व करो इसको भी। तो ये आ गया 3, इसको और इसको छोड़ेंगे 0 -5 के, फिर +3 लिया, इसको और इसको छोड़ेंगे k प्लस में 4। तो ये आ गया आपके पास -15 के प्लस में 3 के प्लस में 12। तो यहाँ से -12 आएगा, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी गई है कुछ। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है, इफ़ एनी 2 रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो स्टेटमेंट ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेम आ जाते हैं, आइडेंटिकल आ जाते हैं, तो डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अगर हम किसी रो के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी के से मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही है ये भी ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जब ठीक है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर। ये भी ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यानी इन्वर्स उसका पॉसिबल है निकालना। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। ये भी इसका फार्मूला होता है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि ये फार्मूला होता है इसका। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन भी बनेगा आपका ए।
तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस और आप कोई डेडिकेटेड बुक ले लो, APC मतलब जो ML अग्रवाल जी हैं उन्हीं की बुक आपको पास आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मतलब कोई डेडिकेटेड बुक आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मैंने 30 क्वेश्चन कराए लेकिन आपको कम से कम 130 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए एक यूनिट के, अगर आपको और अच्छा परफेक्शन चाहिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।